नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका बैच चल रहा है। 2 क्लास में ले चुका था। आइए थर्ड क्लास देख लेते हैं। और थर्ड लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, उससे पहले आपको जो मैंने पढ़ाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सब आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, मैंने बताया था आपका 11th से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा बीएससी फर्स्ट ईयर की ये वाली बुक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो न्यूटन्स लॉज हैं, यानी आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे न्यूटन के नियम। तो जो न्यूटन के 3 नियम हैं वही आपको आज इस लेक्चर में पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गति की। तो देखो यूनिट फर्स्ट आपकी चल रही है और यूनिट फर्स्ट में जो है आपका आज हेडिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के लॉज हैं यानी नियम हैं बहुत सारे, 3 नियम हैं, मतलब है ना, बहुवचन लॉज। तो क्या आएगा, न्यूटन के नियम। ठीक है, आप जानते हैं इनसे और ये सभी को अधिकतर याद रहते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, न्यूटन के नियम 3 होते हैं। तो जो पहला नियम है वो है आपका, उसे बोलते हैं आप फर्स्ट लॉ कह सकते हो, है ना, इस तरीके से एक हेडिंग फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम। और सच दैट करके आप लिखेंगे इनर्शिया लॉ, इसका एक नाम है इनर्शिया लॉ। ठीक है, इनर्शिया को कहते हैं जड़त्व, यानी किसका नियम, जड़त्व का नियम यानी प्रथम नियम। ठीक है, और इसे इनर्शिया को क्या कहते हैं, जड़त्व। तो ये किसका नियम है, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो ये बैच जो है आपका मैंने आपको बता रखा है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो अब तक हिंदी मीडियम से पढ़ते आए हैं और अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का वो क्या है, इनर्शिया लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हो, अर्थात प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। तो एक बार मैं बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों को, जड़त्व क्या होता है। देखो कोई वस्तु स्थिर है, जैसे मार्कर है तो स्थिर है, तो ये स्थिर ही रहेगा। ठीक है, यानी ये स्थिर ही रहना चाहता है। जब हम इस पर बाहर से कोई बल लगाएंगे ना, तब जाके ये गतिशील हो सकता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो तब वो बॉडी क्या है, मोशन करने लगेगी। बात समझ में आई आपको। और कोई बॉडी यदि मोशन कर रही है अर्थात गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए मोशन के अपोज में, यानी गति की विपरीत दिशा में। जैसे आप देखते हैं कोई कार चल रही है या कोई बाइक चल रही है तो तब तक वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगाए जाएंगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वस्तु में एक ऐसा गुण होता है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। यानी वो आपकी जो अवस्था यानी एक तरीके से स्टेट, मतलब एक कंडीशन है क्या है उसकी, है ना। तो 2 तरीके की अवस्थाएं हो सकती हैं, एक तो है आपकी रेस्ट पोजीशन और एक है आपकी मोशन। तो कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है, अर्थात या तो स्थिर हो सकती है या गतिशील हो सकती है। क्लियर है। तो कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में हो सकती है। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वस्तु का एक ऐसा गुण होता है कि कोई बॉडी जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी में रहना चाहती है। यानी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। मैंने एग्जाम्पल दे के बताया। ठीक है, जैसे मार्कर है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसे डिस्प्लेस करने के लिए, चलाने के लिए, इसे गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका है ना, ये क्या कर रहा है, चलने का अपोज कर रहा है, मोशन का क्या कर रहा है, अपोज, गतिशील होने का विरोध कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, तो वो विरोध कर रहा है ना, तो उस विरोध को समाप्त करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, उस अपोज को कम, है ना, फिनिश डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या है, कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहना चाहती है ना, वो चाहती है कि चलती ही रहे, है ना।
लेकिन जैसे मैंने बताया कार चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक रुकेगी नहीं, है ना। पेट्रोल ख़त्म हो जाए वो अलग बात है। तो बात समझ में आई। तो हर बॉडी में एक ऐसा गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है हर बॉडी में कि वो जिस पोजीशन में है वो उसी में रहना चाहती है, ठीक है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। तो जो बॉडी की ये प्रॉपर्टी है, यानी वस्तु का जो ये गुण है, उसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? इनर्शिया। यानी दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज इनर्शिया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा इनर्शिया क्या है, ठीक है। तो इनर्शिया आपको समझ में आया इनर्शिया क्या होता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, इस लॉ में इनर्शिया नहीं लिखना, और इनर्शिया क्या होता है वो सब 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, केवल मैंने आपको समझा दिया है ना। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँगा, लेकिन इस लॉ में इनर्शिया कह देंगे, साथ में लॉ में एक लाइन में लिख देंगे, बाकी विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे मैं समझा रहा हूँ तो आप है ना लिख सकते हैं। देखो वैसे इनर्शिया कितने प्रकार का है, इनर्शिया के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया यानी जड़त्व। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। एक तो है स्थिति का जड़त्व यानी स्थिर अवस्था का जड़त्व, और एक है गति का जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। कहने का मतलब मैंने बताया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्लियर। और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया इज ऑफ 2 टाइप्स। इनर्शिया यानी जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक तो विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व, ठीक है। तो ये इनर्शिया मैंने आपको समझा दिया है। और देखो ये रूल क्या है, ये नियम क्या है, इसे मैं समझा देता हूँ, ये इसे मैं रफ कर देता हूँ। आपको जो भी चीज़ें काम की लगा करें या तो नोट कर लिया करें वीडियो को पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में नोट कर लिया करो, है ना, ठीक है। हालांकि अच्छा तरीका यही है कि साथ के साथ ही नोट्स बनाते चला करो, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा समय मिलेगा ना तो मैं भी नोट्स बनाता रहूँगा आपके, और PDF आपको दूंगा, है ना। पुरानी नोट्स तो हैं लेकिन मैं चाहता हूँ नोट्स अपडेट हो जाएं। चलो तो फर्स्ट लॉ देखो, क्या है फर्स्ट लॉ मैं बता देता हूँ। इनर्शिया आपको समझ में आ गया है, जड़त्व। तो देखो पहला नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, तो ये इनर्शिया से जड़त्व से संबंधित है, रिलेटेड है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इनर्शिया लॉ या जड़त्व का नियम कहते हैं। देखो मैंने बताया कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है ना। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है, गति में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कि कोई बॉडी जिस पोजीशन में है वो उसी में रहना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व, और इस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। यानी दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखो मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप देखो लैंग्वेज में बनाऊँगा यहाँ पे, बहुत आराम से लिखूँगा तो हिंदी मीडियम वालों को समझ में आएगा कि लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, है ना। तो हिंदी में सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। बस ये अलग बात है कि कन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा तेज़ हो रहा है अभ्यास के कारण, तो आप भी अभ्यास करेंगे तो तेज़ हो जाएगा। बात समझ में आई। सोचते हम भी हिंदी में ही है ना, हिंदी भाषी सभी हिंदी में सोचते हैं, बाकी किसी का अलग वातावरण रहा अंग्रेजी का तो फिर वो अंग्रेजी में उसके, है ना, विचार चलते हैं, स्वप्न चलते हैं उसके फिर अंग्रेजी में, ठीक है। तो हमारी मूल भाषा वही होती है। जब किसी को पहचानना हो ना, देख विद्वान थे, है ना, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक विद्वान थे, वो तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, है ना, कन्नड़ बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, अरबी, फारसी, सब भाषाएं यानी कितनी, फ्रेंच, स्पेनिश, है ना, जर्मन, चाइनीज़, बहुत भाषाएं बोलते थे। तो राजा, है ना, पुरानी बात है, तेनालीराम राजा हुए दक्षिण भारत के, तो उनके राज्य में थे आए वो। तो तेनालीराम जो थे वो विद्वान थे बड़े, तो तेनालीराम ने कहा कि पता करते हैं इस विद्वान की वास्तविक भाषा क्या है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि उस व्यक्ति के चोट लग गई, जो विद्वान थे, जो भाषा बोलते थे बहुत सारी। तो उससे क्या हुआ, जैसे उनके चोट लगी तो वो अपनी वास्तविक मूल भाषा में बोलने लगे, तो पहचान लिया कि ये इसकी मूल भाषा है, ये इसकी वास्तविक भाषा है, ठीक है। वो तमिल निकली, ये व्यक्ति तमिल भाषी है। तो कहने का अर्थ है जब हम दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, मन दुखी होता है ना, तो हमारी वास्तविक भाषा निकलती है। तो हमारी सोचने की भाषा वो हिंदी ही है, बस कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो
बात समझ में आई आपको? तो मैंने बताया, एक बार हिंदी में बता दूं, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहती है ना। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात समझ में आई? वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं तथा इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। देखो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसी भाषा को। देखो वैन और इंग्लिश मीडियम वाले भी है ना, जो लैंग्वेज बनाना नहीं जानते हैं वो लैंग्वेज बनाए, क्योंकि अब है ना इतनी बड़ी स्टैंडर्ड में आ गए हो आप, इतने बड़े, तो आप लैंग्वेज को रटा ना करें, है ना, शब्दों को रटा ना करें, कॉन्सेप्ट को समझा करें और आप बाकी अपने शब्दों में लिखा करें, क्योंकि इतना बड़ा स्तर है, अब इतना सिलेबस रहता है आपका कि उन चीज़ों को रटा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो देखो वैन, मैंने कहा जब कोई मतलब कोई वस्तु यदि किस में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, तो वैन कह लो या इफ से कह लो। तो देखो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है ना, तो इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, तो यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, या देखो मैंने बताया आपको यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, है ना, तो इट विल रिमेन, रिमेन माने रहेगी, है ना, रहना, और विल रहेगी, है ना, इट विल रिमेन एट रेस्ट। बात समझ आई? तो यदि कोई वस्तु किस में है, रेस्ट में है यानी विराम में है, तो वो विराम में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर है? एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन, है ना, किसमें? मोशन में है, इज इन मोशन। तो यदि कोई बॉडी मोशन में है यानी गति में है, तो इट विल रिमेन इन मोशन। ठीक है? यदि मैं पीडीएफ नोट्स देता हूँ तो उसमें लैंग्वेज देखो अलग हो सकती है और यहाँ पे अलग हो सकती है। तो मैंने बताया लैंग्वेज का तो मेन बात होती ही नहीं, भाव मुख्य होते हैं, भाषा मुख्य नहीं होती। ठीक है? कई बार नमस्ते भी करते हैं तो भाव मुख्य होते हैं ना। कोई नमस्ते ऐसे करता है कि ऐसे लगता है लठ मार रहा है बिल्कुल, है ना गुरु जी को राम राम, गुरु जी को प्रणाम, कुछ इस तरीके से करते हैं ना। तो और कोई करता है तो फिर है ना दिखता है कि वाकई में सम्मान कर रहा है। तो भाषा भाव शब्द वही है लेकिन भाव मुख्य होता है। तो समझ में आया? तो लैंग्वेज मुख्य नहीं है, मैं बात पहले से समझाना चाहता हूँ। तो पीडीएफ नोट्स में यदि लैंग्वेज अलग हो, यहाँ अलग हो, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो लिखें, है ना। ठीक है? तो यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। मोशन यानी गति। हिंदी मीडियम वालों का इतना दायित्व जरूर है, जो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं वो समझें, है ना। एक बार समझ लें कि रेस्ट क्या है, स्थिर अवस्था है, विराम अवस्था है, और मोशन क्या है, गतिशील अवस्था है। ठीक है? या गति है। तो यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? अनटिल, है ना। अनटिल जो है ना, अनटिल आता है, अनटिल के बाद नोट नहीं लगता, बस ये बात ध्यान रखना, है ना। अनटिल खुद नेगेटिव वर्ड होता है। कब तक? अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी जब तक कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। तो आप कभी ऐसे लिख दो कि अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। नोट की सेंस ये अनटिल ही देता है। ठीक है? तो अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक क्या होता है? जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, है ना। तो अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। किस पे भाई? बॉडी पर ही तो, क्योंकि बॉडी ही रेस्ट में है तो मोशन में उसे लाना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि बॉडी मोशन में है उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि स्थिति को बदलने के लिए, ना, पोजीशन को चेंज करने के लिए, जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो वर्तमान स्थिति है, उसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो रेस्ट की पोजीशन मोशन में बदल जाएगी, मोशन की रेस्ट बदल जाएगी। ठीक है? लेकिन फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जो बॉडी है ना उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है
जो रेस्ट जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी में रहना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ, बॉडी में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया, है ना, यानी जड़त्व। तो मैं लिख देता हूँ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी क्या कहलाती है? इज नोन एज इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बॉडी की इनर्शिया कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया, है ना। जो प्रॉपर्टी है आपकी ये क्या कहलाती है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को तो इनर्शिया कहते हैं, और इस लॉ को कहते हैं एंड, और इस नियम को क्या कहते हैं? है ना, यानी इस गुण को तो जड़त्व कहते हैं और इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया एंड दिस लॉ, यानी इस नियम को, एंड दिस लॉ इज नोन एज, लिख लेंगे आप, इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया लॉ कह सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इनर्शिया है और ये लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया लॉ। क्लियर है? तो ये न्यूटन का पहला नियम था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनर्शिया लॉ। बात क्लियर है? तो न्यूटन का पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए और फिर सेकंड लॉ की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ आपका मैंने करा दिया है, आइए देख लेते हैं सेकंड लॉ, है ना। तो सेकंड जो है आपका वो क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ। इस तरीके से मत लिखो, सेकंड लॉ है ना, किसका? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये तो ऊपर हेडिंग लिख रही है न्यूटन्स लॉज। तो सेकंड लॉ, और इसका नाम है ना, इसका नाम नहीं है कोई, देख लेना कुछ दे रखा हो तो बुक में, है ना, ऐसा कोई विशेष नाम है नहीं। तो सेकंड लॉ यानी क्या कहेंगे? द्वितीय नियम, ये तो आप लिख ही लेंगे, या न्यूटन्स सेकंड लॉ लिख सकते हो, है ना, या दूसरा नियम भी लिख सकते हो। चलो देखो ये क्या है, इसके लिए आप एक इक्वेशन याद रखेंगे, समीकरण याद रखेंगे। ये होती है ठीक है, dp अपॉन dt समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपिटल F के, ठीक है। P मैं आपको बता दूं, P आप जानते होंगे, P को आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखता हूं, ठीक है। P को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम, यानी हिंदी में इसे कहेंगे रेखीय संवेग। तो P क्या है? रेखीय संवेग, यानी लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग क्या होता है आप पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि है ना, मैंने कहा 11th की चीज़ें आपको है ना थोड़ी लिंक होंगी, तो देखो मैं बताता भी चलूँगा, किसी को याद ना हो कोई समस्या वाली बात नहीं है। रेखीय संवेग को या लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। m है मास अर्थात द्रव्यमान, और v है आपका वेलोसिटी यानी वेग। तो देखो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, याद आ गया होगा अभी तक आपके। और देखो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और देखो d का मीन्स है चेंज, p का मीन्स क्या है? लीनियर मोमेंटम, और d का मीन्स है परिवर्तन यानी चेंज। अपोन में dt है, dt का मीन्स है रेट। मैंने बताया है स्टूडेंट्स को कि जो अपोन में dt आ जाए ना तो उसे कहते हैं टाइम रेट, है ना। अपोन में क्या आ जाए? dt, तो उसे क्या कहते हैं? टाइम रेट। क्लियर है? टाइम रेट कहते हैं, यानी रेट। और f क्या है? फोर्स है, आप जानते हैं, बल है, ठीक है। तो बस जो यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख रहा है, इस इक्वेशन को याद रखना है, और उसी के आधार पे आपको स्टेटमेंट लैंग्वेज लिख देनी है। तो वही आपका क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ का मतलब सेकंड लॉ की लैंग्वेज हो जाएगी, है ना। तो देखो मैं इसे पहले नहीं लिखना, पहले लैंग्वेज लिखनी है आपको, लेकिन क्या करना है, इसको याद रखना है मन में, उसके आधार पर लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज के आधार पर ये नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार हिंदी में बता देता हूँ क्या कहते हैं इसके, जो मतलब स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड लॉ का। ये क्या है? रेखीय संवेग, और ये परिवर्तन। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन और अपोन में रहा dt, मैंने बताया दर, रेट हो जाता है, टाइम रेट यानी समय की दर।
तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसी वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, रेखीय संवेग की जो दर है वो बल के लगने वाले बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखो क्या हो जाएगा, द टाइम रेट, ठीक है मैं इंग्लिश में तो लिख रही है तो मैं लिख देता हूँ, द रेट कह दो या टाइम रेट कह दो, है ना, रेट कहेंगे ना तो अंडरस्टूड है कि टाइम रेट ही कह रहे हैं क्योंकि अपन में क्या है dt। तो द टाइम रेट ऑफ, टाइम रेट किसका है, चेंज का, क्योंकि डी आ रहा है पहले। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज इन कह दो, है ना, चेंज ऑफ कह दो, एक ही बात है। किस में चेंज हो रहा है, लीनियर मोमेंटम में, रेखीय संवेग में, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, इज डायरेक्टली। अनुक्रमानुपाती को देखो क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले सुन लो, है ना स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम आए थे ना बीएससी में तो हमें प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, समझ रहे हो, हम लिखते थे PROPOS, है ना, पता नहीं क्या क्या लिखते थे, S लिखते थे हम, RT हमें समझ में नहीं आता था, प्रोपोर्शनल होता था, सोचते थे S है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। तो द टाइम रेट, क्योंकि जो समस्याएं हमारे सामने आई थी, मतलब हम नहीं चाहेंगे कभी को वो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने आए, है ना, जो हमारे से नेक्स्ट हैं। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो टाइम रेट मैंने बताया समय दर, और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो लगने वाले बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज, है ना, ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अनुक्रमानुपाती को ये कहते हैं। ठीक है, लिख लेना हिंदी मीडियम वालों अलग कहीं, आप तो एक पतला सा बैंडर इस चीज़ का भी बना लो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं, ताकि आप इंग्लिश समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके, बल के, बल के, है ना, तो बल माने फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और कौन सा फोर्स, जो बॉडी पर लग रहा है, जो वस्तु पर लग रहा है, अप्लाइड ऑन द बॉडी। और कौन सी बॉडी, जो बॉडी यहाँ पे थी, है ना, जिसका लीनियर मोमेंटम लिया ना उसी बॉडी पर, तो अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, यानी दोनों बॉडी एक है, दोनों बॉडी अलग अलग नहीं है। जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ले रहे हो उसी पर फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आया। इसका स्टेटमेंट मैंने किस आधार पर लिखा, केवल इस समीकरण के, इस इक्वेशन के आधार पर लिखा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था, दैट इज करके आप ये लिख देंगे, फिर इसके बाद, है ना, पहले लैंग्वेज फिर ये। अब देखो इसके बाद डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन कहाँ करूँ, चलो यहाँ कर देते हैं ना। इसके बाद देखो क्या करेंगे, आपको पता है dP/dt, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यानी समानुपाती का निशान है, इसे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, मान लो k, और यहाँ रहेगा f। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो k की वैल्यू है, बाई एक्सपेरिमेंट, है ना, बाई एक्सपेरिमेंट जो k की वैल्यू है वो कितनी आई, k = 1। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, ये आ जाएगा dP/dt और इज इक्वल्स टू कैपिटल F। P की वैल्यू रख दो आप जानते हो P इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी। अभी तो बताया, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो देखो क्या आ जाएगा, d/dt, और P की वैल्यू है m इंटू वी, और इज इक्वल्स टू कैपिटल F। ठीक है, आगे देखो, देखो डिफ्रेंशिएशन है ना, सभी जानते हैं, बायो वाले भी जानते होंगे। बायो वाले तो खैर अब बीएससी में रहे ही नहीं है ना, वो तो उनका मैं ना बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हो गई है, तो अब तो सब मैथ वाले बचे हैं ना, ये सुविधा हो गई है ना। चलो नहीं, खैर ऐसा नहीं है कुछ भी बायो वाले तो है ना, काफ़ी लोग है ना, डॉक्टर बनेंगे तो वो हमारी सेवा करेंगे, है ना, हमारे पर्सनल डॉक्टर बनेंगे वो, है ना। चलो तो देखो d/dt और इनटू में m भी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं। अब तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होता है मास, तो ये क्या बचेगा, d/dt और इंटू v, और ये बराबर में क्या बचा, कैपिटल F। बात समझ में आ रही है।
तो चाहिए से ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे अच्छा ना लग रहा तो इस तरीके से dv/dt। और आप जानते हैं dv/dt जो है ना वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, त्वरण का, त्वरण है ना, ए बराबर क्या होता है dv/dt। यानी देखो ये दर है और ये क्या है, वेग में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो जो आपके 11th के नोट्स है ना उन्हें अपने पास रखें, मंगा लें ना, किसी को यदि दे दिए हो तो। चलो, तो उस बात समझ में आई आपको? तो सीधी सी बात ये है कि सारी चीज़ें देखो 11th की काम आ रही है। एक्सेलरेशन आया है ना, और लीनियर मोमेंटम आया। बाकी यदि याद है तो कोई, है ना, अच्छी बात है बहुत, और नहीं तो यदि याद भी नहीं है ना, और तो भी आपको इतना तो याद आ ही जाता है जब मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे ऐसे ये था, है ना। जैसे मैंने यहाँ बताया द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल ए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे 12th में, है ना। तो 11th में तो, है ना, ये तो 11th का है, पर 11th में तो पता नहीं, है ना, स्टूडेंट सब कैसा पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड में नहीं आता ना। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया। dv/dt क्या हो जाएगा, a। तो देखो इसके बाद यहीं कर देते हैं, चलो, तो ये a हो जाएगा और ये f। तो साइड में लिख दो, जो चीज़ करते हैं ना वो साइड में ज़रूर लिखते हैं a, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू क्या आया, m इंटू ए। f इज इक्वल्स टू क्या आया, m इंटू ए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? f इज इक्वल्स टू m में। चलो है, तो देखो इसकी लैंग्वेज और लिख लो हैंस करके। यहाँ पे एक होता है ये मास है यानी द्रव्यमान, और ये त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन। इन दोनों का गुणनफल यानी इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है, फोर्स के। तो फोर्स किसके बराबर आया, देखो एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हिंदी में ही लिख रहे हैं, हिंदी में ही नोट्स बना रहे हैं ना, वीडियो को सुन करके, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया, है ना, तो कुछ स्टूडेंट के जो हिंदी में अब भी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी बोल देता हूँ। देखो क्या हो जाएगी, ये जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर आया ना, तो अतः किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हैंस, है ना, हैंस द फोर्स, कौन सा फोर्स, जो किसी बॉडी पे लग रहा है। इसके बाद लिखेंगे आप ये लैंग्वेज, हैंस द फोर्स। देखो ये चीज़ मैं बोल के भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं लिख क्यों रहा हूँ, केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब तक हिंदी मीडियम का पढ़ते आए हैं और अब इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो बोल के उन्हें समझ नहीं आएगी सारी चीज़ें, इसलिए मैं लिख रहा हूँ केवल, है ना। तो और बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को तो अच्छा लग ही रहा होगा कि कितना, है ना, पता नहीं कैसा लग रहा हो, बताया करो कमेंट करके, है ना, पता नहीं चलता ऐसे। तो देखो द हैंस द फोर्स, कैसा फोर्स, अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, जो किसी वस्तु पर लग रहा है, अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, ठीक है। हैंस द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल वो बराबर होता है, यानी इज इक्वल टू देखो प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या, यानी गुणनफल, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द्रव्यमान यानी मास, है ना, एंड एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एंड एक्सेलरेशन, ठीक है जी। हैंस करके लिख देना बस, तो सेकंड लॉ आपका कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लोगे ना। चलो, तो ये आपका क्या था, सेकंड लॉ था, और इसके बाद थर्ड लॉ करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। देखो तीसरे नियम की ओर चलते हैं, यानी तृतीय नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। याद आ गया होगा आपके, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। और हिंदी में इसे कहेंगे तृतीय नियम, और इसे बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तृतीय, है ना, तृतीय नियम। वो तो आप लिख ही लेंगे ना, पर मैं लिख देता हूँ, चलो। एक्शन यानी क्रिया और रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। तो देखो एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है, अभी तक आपके कुछ मन में आने लगा होगा, है ना, ये क्या होता है। देखो क्या होता है, आपको बहुत आसान है ना। देखो इस तरीके से, जैसे फोर्स लगा रहे हैं ना, ऐसा तो समझ नहीं आ रहा है ना मैं बोर्ड ऐसे है ना,
यदि मारोगे ना बोर्ड पे या दीवार पे तो आपको चोट लगेगी। तो चोट क्यों लग रही है? इसका मतलब है यदि आप फोर्स लगा रहे हैं ना, तो आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये बोर्ड जो है या कोई वॉल है, दीवार है ना, या कोई वस्तु है, तो वो भी उतना ही फोर्स लगाती है आप पे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। ये पढ़ा है आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु पर, है ना, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी उतना ही बल हम पर लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है ना। तो यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जो बल हम लगाते हैं उसे क्रिया कहते हैं, और जो बल हम मतलब वस्तु हम पर लगाती है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में सुन लीजिए। इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी, ठीक है, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी बॉडी, तो देन द बॉडी ऑल्सो अप्लाई द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। द फोर्स अप्लाइड बाय अस इज नोन एज एक्शन एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। क्लियर है? तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी पर वो एक्शन कहलाता है, और जो फोर्स बॉडी हम पर लगाती है वो रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो एक्शन रिएक्शन लॉ इसे कहते हैं, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो सीधी सी बात यह है कि फोर्स जो हम लगाते हैं, है ना, यानी जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही फोर्स बॉडी लगाती है हम पर, है ना। तो कहने वाला मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में जितना क्रिया बल होगा उतना ही प्रतिक्रिया बल होगा, यानी मैग्नीट्यूड में जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा। तो यानी एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे परिमाण में, है ना, लेकिन डायरेक्शन में, दिशा में कैसे होंगे? विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। मैंने एक बार बोल दी है तो कहने का मतलब ये क्या है, लेकिन वो है ना अच्छे से समझ में आया इसलिए लिख देता हूँ। देखो, इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स, यदि हम एक बल लगाते हैं किस पर? ऑन एनी बॉडी। इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी, तो देन, है ना, कोमा का मीन्स होता है देन। इफ़ के बाद कोमा लगता है, देन नहीं लगता, है ना। तो इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो देन द बॉडी will also apply the same force, सेम बिल्कुल, है ना। 10 न्यूटन का हम लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन का ही बॉडी लगाएगी। will also apply the same force, ठीक है। द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई, ये मैंने दो बार लिख दिया है। द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई द सेम दो बार आ गया है। तो द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई द सेम फोर्स, लेकिन मैंने बताया डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इस तरफ लगाएगी, है ना। तो इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई आपको? डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी, तो देन द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? मतलब इस फोर्स को कुछ नहीं कहते। एक फोर्स जो हम लगाते हैं वो तो एक्शन है, यानी द फोर्स अप्लाइड बाय, है ना। किसी को देखो ऐसा लग रहा है कि बेसिक टॉपिक है ना, उनका लेवल बड़ा है, ज़्यादा है ना, और हिंदी का भी प्रयोग हो रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा तेज़ करके देख लिया करें, है ना, तो उससे आपका टाइम बचेगा। तो द फोर्स अप्लाइड बाय, लेकिन सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना। चलो आप समझ रहे हैं ना। चलो देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय अस, हमारे द्वारा जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय अस इज नोन एज, या इज कॉल्ड, जो भी आप लिखना चाहें, उसे कहते हैं एक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? एक्शन फोर्स, ठीक है। एंड द फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी, ठीक है, बॉडी के द्वारा जो बल लगता है इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एंड दिस लॉ, आगे लिख देना, एंड दिस लॉ इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है? तो देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं।
मान लो कोई बॉडी है ये, और एक बॉडी ये है, ये फर्स्ट बॉडी है ना, चलो इस तरीके से दिखा लो, ये सेकंड बॉडी है। तो मान लो देखो इन दोनों पे फोर्स लग रहा है ना, ये बॉडी इस पे लगा रही है, इस पे लगा रही है। तो देखो वेक्टर F12 जो होगा वो F21 के बराबर हो जाएगा, लेकिन माइनस आएगा। देखो F12 क्या है मैं बता दूं, F12 क्या है, वेयर करके लिख देता हूँ है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो वेक्टर F12 पता है क्या है, 1 पहले आ रहा है ना, तो बॉडी 1 पे फोर्स लग रहा है, 2 बाद में आ रहा है तो उसके 2 के द्वारा लग रहा है। तो देखो वेक्टर F12 क्या हो जाएगा, द फोर्स है ना, द फोर्स, बोलो कैसा फोर्स, जो किस पे लग रहा है, अप्लाइड ऑन बॉडी फर्स्ट, या फर्स्ट बॉडी, और किसके द्वारा, बाय सेकंड बॉडी। ठीक है, तो F12 पता कौन सा फोर्स है, जो देखो फर्स्ट पहले आ रहा है तो 1 पहले आ रहा है, मतलब फर्स्ट के द्वारा लग रहा है, फर्स्ट पर लग रहा है तो 1 पहले, और सेकंड के द्वारा लग रहा है तो 2 बाद में, यानी जिस पर लगता है वो पहले आता है, जिसके द्वारा लगता है वो बाद में आता है। समझिए, F21 बताओ कितना हो जाएगा, F21 हो जाएगा द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी सेकंड, है ना, 2 पहला आ रहा है, और बाई बॉडी फर्स्ट। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता है, दूसरी बॉडी पर पहली बॉडी के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर लगा है ना, एरो साइन लगे तो माइनस आया, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बल क्या है, सदिश राशि है, तो इसलिए तीर के निशान तो लगाने ज़रूरी है वेक्टर बनाने के लिए। और माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, दिशा विपरीत है। समझ में आई बात। तो आप है ना लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद इफ़ है ना, ऐसे इफ़ वेक्टर F12 बी द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी फर्स्ट बाई फर्स्ट बॉडी सेकंड, एंड F21 वेक्टर F21 बी द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी सेकंड बाई बॉडी फर्स्ट, देन ये लिख देंगे और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण ऐसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडल वेक्टर हट जाता है, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए। वेक्टर ए कोई सदिश है, वेक्टर है, और ए क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मॉडुलस लो तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, परिमाण निकल जाएगा, इसका मॉडुलस लो तो देखो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, क्योंकि मैंने बताया ये फोर्स मैग्नीट्यूड में कैसा है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है, अपोजिट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स सेम है और डायरेक्शन में ये फोर्स कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, तो देखो तीनों नियम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड लॉ तक हमने कर लिया है आज की क्लास में। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी आप उत्साहवर्धन अवश्य करते रहिए, है ना, ताकि वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो और साथ के जो अपने स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, तो मोटिवेशन अधिक से अधिक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से बिल्कुल नोट्स बना लेंगे। वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, किस तरीके से लिखना है, लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है ना, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होता है ना, कैसे कैसे क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, है ना, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, और PDF नोट्स भी आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए।